हेलो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी के बारे में। ठीक है, जो कि हमारी यूपी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका सिलेबस क्या है, हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो हिंदी में हमें क्या पढ़ना है। हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, जिसमें कि वर्णमाला होता है, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, विराम चिन्ह, लिंग, वचन, कारक, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थक वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार। ठीक है, और देखिए हमें क्या पढ़ना है। प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी रचना, प्रसिद्ध जो रचनाएं हैं, और हिंदी भाषा में पुरस्कार, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, और अपठित गद्यांश पढ़ना है। ठीक है, अब हम देखेंगे जो कि हम हिंदी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो इसके बारे में हमारे पास कुछ जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि जो हमारा हिंदी शब्द है वह फारसी भाषा का शब्द है, और हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं, और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाते हैं। ठीक है, और जो हमारा हिंदी है उसका उद्भव सही क्रम देखेंगे तो पहले सबसे पहले संस्कृत, उसके बाद पाली में, तब प्राकृत, तब अपभ्रंश, तब अवहट्ट, तब जाके हिंदी का निर्माण हुआ। ठीक है, अब हम अपने सिलेबस मतलब हम सबसे पहले अब वर्णमाला के बारे में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम अब पढ़ेंगे वर्णमाला के बारे में। तो वर्णमाला देखते हैं। तो सबसे पहले हम वर्णमाला के बारे में पढ़ते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे। वर्णमाला की परिभाषा क्या होती है। वर्डों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, जो हमारा वर्णमाला है वह दो शब्दों से मिलकर बना होता है, वर्ड प्लस माला। जो वर्ड है वह एक अक्षर है जिसको तोड़ा ना जा सके। ठीक है, और देखेंगे भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ड है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि है। ठीक है, वर्तमान लेखन के आधार पर हम देखेंगे तो वर्ड 52 होते हैं, जिसमें 11 स्वर होते हैं, 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं, 2 अयोगवाह व्यंजन होते हैं। ठीक है, और हम उच्चारण के आधार पर देखेंगे तो वर्ड 45 होते हैं, 10 ठो होते हैं स्वर, और 27 स्पर्श प्लस द्विगुण व्यंजन होते हैं, और 4 ऊष्म व्यंजन और 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो इसको हमने देख लिया। अब वर्ण के भेद देखेंगे तो वर्ण हमारे दो ही होते हैं, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। ठीक है, तो हम इसके बारे में देखेंगे। तो देखिए स्वर की परिभाषा क्या होती है कि जो भी वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाएं उसे स्वर कहते हैं। जैसे इसमें देखिए, इसको तोड़ेंगे तो नहीं टूटेगा। और हम इस व्यंजन को देखेंगे तो जो भी वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाए, जैसे क, देखिए इसमें अ छुपा होता है, आधा क लिखेंगे उसके बाद ये अ हो जाएगा। क को हम आधा दर्शाते हैं हलंत लगाकर। ठीक है, और इसमें देखेंगे तो ये जो अ है और अह है, यह विसर्ग है और यह अनुस्वार है, इसे अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे तो अब हम सबसे पहले स्वर के बारे में पढ़ेंगे। स्वर के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे इस वीडियो में, और हम अब चर्चा करते हैं स्वर के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या है कि स्वर की परिभाषा देखेंगे तो लिखने के आधार पर जो हमारा स्वर है वह 11 होता है, और बोलने के आधार पर जो हमारा स्वर है वह 10 होता है। क्योंकि जो री होता है उसे हटा देते हैं, क्योंकि देखिए इसमें यह दो चीज़ें से मिलकर बना होता है, एक तो व्यंजन हो जाता है और दूसरा हमारा स्वर हो जाता है। तो देखिए व्यंजन, देखिए आधा र प्लस ई, तब जाकर हमारा री बनता है, इसीलिए जब हम बोलते हैं तब इसे हटा दिया जाता है। ठीक है, अब जो हमारा री है उसका जो मात्रक चिन्ह होता है इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको दर्शाते हैं। ठीक है, जैसे कृपा, पृष्ठ, मृत्य इत्यादि। ठीक है, व्यंजनों की सहायता से हम इसको दर्शाते हैं। अब हम देखेंगे यह वर्णमाला में उ तथा ए के मध्य आता है। ठीक है, और इसका प्रयोग प्रायः तत्सम तत्सम शब्दों में किया जाता है। अब स्वरों के प्रकार देखेंगे तो जो हमारा स्वर है मुख्य रूप से 3 ही प्रकार के होते हैं। देखिए हर्ष स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है, प्लुत स्वर होता है। हर्ष स्वर के बारे में जानेंगे तो इसे हम एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, और इसकी परिभाषा क्या होती है, जिन वर्णों का उच्चारण करने पर कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे देखिए कम समय, ई, उ, री। ठीक है, ये 4 होते हैं। अब हम देखेंगे दीर्घ स्वर, द्विमात्रिक स्वर। इसके बारे में देखेंगे तो देखिए क्या होता है कि जिन वर्णों का उच्चारण
करने पर ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा अधिक समय लगता है, ठीक है? जो हमारा ह्रस्व स्वर है, उससे जब अधिक समय लगता है, तो उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं या द्विमात्रिक स्वर कहते हैं, ठीक है? जैसे हम देखिए आ, ई बड़ी हो जाएगा, ठीक है? ई, ऊ, ए, ठीक है? ओ, औ, ये 7 होते हैं जिसे हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं, ठीक है? अब देखिए पुल्ल स्वर के बारे में जानेंगे तो त्रिमात्रिक स्वर, इसको हम देखिए क्या इसकी जो परिभाषा होती है कि जिन वर्णों का उच्चारण करने पर ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा 3 गुना समय लगे, ठीक है? ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा जब 3 गुना समय लगता है तो वो उसे हम कहते हैं प्लुत स्वर, ठीक है? अब देखिए प्लुत स्वर कहा जाता है, ठीक है? जिसको खींच कर बोला जाए जैसे ओम, राम, ठीक है? और इसे हम वैदिक भाषा में जो हमारा ये प्लुत स्वर है, ठीक है? इसे हम वैदिक भाषा में बहुमात्रिक स्वर भी कहते हैं, ठीक है? आप देखिए उत्पत्ति के आधार पर जो हमारा स्वर है वह कितने प्रकार का होता है, तो ये 2 होते हैं। एक मूल स्वर होता है, एक संधि स्वर होता है। तो हम मूल स्वर के बारे में जानेंगे तो इसकी परिभाषा क्या होती है? मूल स्वर की परिभाषा जो होती है कि जो वर्ण एक खंड के योग से मिलकर बनते हैं उन्हें मूल स्वर कहते हैं, ठीक है? जैसे देखिए ई, उ, री, ठीक है? ये हो जाते हैं मूल स्वर। अब संधि स्वर हम देखेंगे तो देखिए इसमें क्या होता है, जो हमारा संधि स्वर है वह जो वर्ण 2 खंड के योग से मिलकर बनते हैं उन्हें संधि स्वर कहते हैं। यह 2 होते हैं, एक सजातीय होता है और एक विजातीय होता है। तो हम अपना अगला हेडिंग जब डालेंगे तो इसमें देखिए क्या डालेंगे कि जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो जाति के आधार पर हमारा एक सजातीय स्वर हो जाता है, एक विजातीय स्वर हो जाता है और सजातीय स्वर को समान जाति भी कहते हैं। ठीक है? इसको इसकी परिभाषा देखेंगे तो जो वर्ण समान जाति के योग से निर्मित होते हैं, उन्हें सजातीय स्वर कहते हैं। जैसे देखिए अ प्लस तब जाकर आ बनता है और ई प्लस ई तब जाकर बड़ी ई बनती है। बड़ा ऊ देखिए कैसे बनता है, ऊ प्लस ऊ, ठीक है? तब जाकर यह बनता है बड़ा ऊ, ठीक है? अब देखिए यह जो है यह मूल दीर्घ स्वर होता है, ठीक है? अब हम देखेंगे जो हमारा विजातीय स्वर है, तो इसकी परिभाषा देखेंगे तो देखिए इसे हम विभिन्न जाति, ठीक है? इसे विभिन्न जाति भी हम कह सकते हैं। तो इसकी परिभाषा देखते हैं तो इसकी परिभाषा क्या है कि जो वर्ण विभिन्न जाति के योग से मिलकर बनते हैं, उन्हें विजातीय स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। देखिए ए, ओ, औ, ठीक है? ये देखिए प्लस ई से मिलकर बनता है और यह प्लस ए से मिलकर बनता है और जो ओ है वह प्लस ऊ से मिलकर बनता है और जो है वह प्लस ओ से मिलकर बनता है, ठीक है? जो हमारा है वह आगत स्वर है, यह अंग्रेजी से आया है, ठीक है? जैसे में देखिए डॉक्टर लिखा हुआ है और जो हमारा यह है, ठीक है? यह चारों इन्हें ही संयुक्त स्वर कहते हैं, ठीक है? ये देखिए जो हमारे यह 2 हैं, यह कंठ तालव्य है और यह जो हमारे 2 हैं वह यह कंठ ओष्ठीय है, ठीक है? और यह होता है कंठ, यह होता है ओष्ठ, ठीक है? अब देखिए जीभ के आधार पर हम जब देखेंगे स्वरों का वर्गीकरण तो ये 3 हो जाते हैं। एक अग्र स्वर होता है, एक मध्य स्वर होता है, एक पश्च स्वर होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे अग्र स्वर के बारे में। तो इसकी परिभाषा देखिए हम देखेंगे तो इसमें देखिए अग्र स्वर मतलब यह इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यह जीभ के अगले हिस्से से बोले जाने वाले स्वर को अग्र स्वर कहते हैं, ठीक है? इसके नाम से ही पता चल जैसे देखिए ई, ई, ए, ठीक है? ये हो जाता है अग्र स्वर। अब मध्य स्वर देखेंगे तो देखिए इसके नाम से पता चल रहा है कि बीच से बोला जाए, ठीक है? अब देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है उसे मध्य स्वर कहते हैं। जैसे हम देखिए यह मध्य से बोला जा रहा है, यह केंद्रीय और उदासीन स्वर होता है, ठीक है? अब हम आगे देखेंगे तो हमें आगे पढ़ना है पश्च स्वर के बारे में। पश्च स्वर जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि पश्च स्वर होता क्या है। तो इसकी परिभाषा हम देखेंगे तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है, ठीक है? पीछे भाग काम करता है। जैसे हम देखिए खींच कर बोल रहे हैं, ठीक है? देखिए ऊ, ऊ, ओ, ओ, ठीक है? यह हो जाता है पश्च स्वर। अब मुख खुलने के आधार पर हम स्वरों का वर्गीकरण करेंगे तो यह देखिए 4 होते हैं मुख खुलने के आधार पर। एक समृद्ध स्वर होता है, एक अर्ध समृद्ध स्वर होता है, एक विवृत स्वर होता है, एक अर्ध विवृत स्वर होता है, ठीक है? तो सबसे पहले हम समृद्ध स्वर के बारे में जानेंगे तो इसकी परिभाषा क्या होती है कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख लगभग बंद हो, ठीक है? जब इस समृद्ध स्वर के बारे में जानेंगे तो इसमें क्या होता है जो हमारा मुख होता है लगभग बंद होता है। जैसे देखिए ऊ,
इसमें देखिए लगभग बंद होता है हमारा जो मुँह है। अब हम देखेंगे अर्ध समृद्ध स्वर के बारे में, तो इसकी परिभाषा देखिए क्या है कि ये हमें बताता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा बंद होता है, इसमें आधा बंद होता है, जैसे ओ, ठीक है? और विपरीत स्वर के बारे में देखेंगे तो इसकी परिभाषा क्या हो जाती है कि इसकी परिभाषा है कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुला हो, ठीक है? जैसे आ, पूरा मुँह हमारा खुल जाता है। अब हम देखेंगे अर्ध विपरीत स्वर के बारे में, तो इसमें देखिए क्या मिलता है कि हमारी इसकी परिभाषा है कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा खुला हो। इसमें देखिए पूरा खुला होता है, इसमें आधा खुला होता है, जैसे अ, ओ, ए, ठीक है? अब हम देखेंगे ओष्ठाकृत के आधार पर वर्गीकरण, मतलब ओठ के आधार पर, मतलब ओठ किस प्रकार से, ठीक है? आप देखेंगे तो यह हो जाता है 2। इसमें देखिए वृत्तमुखी स्वर होता है और आवृत्तिमुखी स्वर होता है। जो हमारा वृत्तमुखी स्वर होता है तो हम इसकी परिभाषा देखेंगे, तो जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोलाकार होते हैं। जब हम मतलब जिन स्वरों को उच्चारण, मतलब जिसे बोलने में हमारा जो ओठ है वो गोल आकार का हो जाए, जैसे देखिए ऊ, इसमें देखिए गोल आकार का बन रहा है। और आवृत्ति स्वर हम देखेंगे तो इसकी परिभाषा देखिए क्या है कि जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तिमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं, ठीक है? जैसे इसमें देखिए हमारा मुख जो है वो गोलाकार आकृति नहीं ले रहा है, ठीक है? अब हम अगले वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे व्यंजन के बारे में। यदि वीडियो हमारा पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक एवं कमेंट जरूर कीजिए, और नए नए चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।